चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारे पीछे चुपचाप काम करती रहती है और हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बदल देती है, हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम की। ये डेटा की विशाल दुनिया में छिपे हुए पैटर्न को खोजने का एक, कह सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए जरा, किसी के पास सेब से भरी एक टोकरी है। कुछ लाल हैं, कुछ हरे, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे। अब इनको अलग अलग कैसे करेंगे? शायद रंग के हिसाब से या फिर साइज के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे, है ना? बस यही तो है क्लस्टरिंग। ये ठीक यही काम करती है, लेकिन डेटा के साथ। ये एल्गोरिदम्स डेटा में एक जैसी चीजें ढूंढकर खुद ब खुद ग्रुप्स बना देते हैं। तो अब जब हमें इसका एक मोटा मोटा आइडिया लगी गया है, तो चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और समझते हैं कि टेक्निकली इस क्लस्टरिंग का आखिर मतलब क्या है। तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो क्लस्टरिंग का मतलब है कंप्यूटर को ढेर सारा डेटा देना और उसे कहना, चलो इसे खुद से ऑर्गेनाइज करो बिना किसी बाहरी मदद के। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बच्चे को लेगो ब्लॉक्स का एक बड़ा सा डब्बा दे दें और कहें कि अपनी समझ से इन्हें अलग अलग कर दो। वो बच्चा क्या करेगा? शायद उन्हें रंग के हिसाब से या शेप के हिसाब से अलग अलग करेगा, है ना? बस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम भी डेटा के साथ ठीक यही करता है। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छी क्लस्टरिंग की पहचान क्या है? इसका पूरा खेल सिमिलैरिटी यानी समानता पर टिका है। मतलब एक ही ग्रुप के अंदर की सारी चीजें एक दूसरे से खूब मिलती जुलती होनी चाहिए, बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह। और जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके आइटम्स में दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए, एकदम अजनबियों की तरह। तो सीधा सा नियम है, ग्रुप के अंदर समानता ज्यादा से ज्यादा और ग्रुप्स के बीच में कम से कम। ठीक है, ये सब थियरी तो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या काम है? कहाँ इस्तेमाल होती है ये चीज? और यकीन मानिए, इसका जवाब जानकर हैरानी होगी कि हम सब लगभग हर रोज कितनी बार इन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे जब कोई OTT प्लेटफॉर्म आपको कोई मूवी रेकमेंड करता है, तो उसके पीछे यही क्लस्टरिंग का कमाल है। एल्गोरिदम देखता है कि आपको क्या पसंद है और फिर उन लाखों लोगों को ढूंढता है जिनका टेस्ट आपसे मिलता जुलता है, और फिर उनके देखे हुए शोज आपको दिखाता है। या सोचिए, जब बैंक से फ्रॉड का अलर्ट आता है, वो भी क्लस्टरिंग ही है। एल्गोरिदम आपके खर्च करने के नॉर्मल पैटर्न को समझता है और जैसे ही कुछ भी असामान्य होता है, वो तुरंत उसे पकड़ लेता है। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण है। मार्केटिंग से लेकर मेडिकल साइंस तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? आखिर एक कंप्यूटर ये सब करना सीखता कैसे है? चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और सबसे पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में से एक के मीन्स के काम करने का तरीका समझते हैं। ये सुनने में सिंपल है, लेकिन है बहुत पावरफुल। और ये समझने के लिए एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है कि ये एल्गोरिदम्स आखिर सोचते कैसे हैं। तो के मीन्स की प्रोसेस कह सकते हैं एक अंदाजे से शुरू होती है। सबसे पहले हम तय करते हैं कि हमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं, मान लीजिए के। फिर एल्गोरिदम रैंडमली के सेंटर पॉइंट्स बना देता है। फिर दूसरा स्टेप आता है, हर डेटा पॉइंट को उसके सबसे करीबी सेंटर पॉइंट के ग्रुप में डाल दिया जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप, हर ग्रुप का जो सेंटर पॉइंट था उसकी जगह को रिकैलकुलेट किया जाता है ताकि वो अपने ग्रुप के सभी पॉइंट्स का ठीक बीच का पॉइंट बन जाए। और फिर ये प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है। पॉइंट्स को असाइन करना, सेंटर को अपडेट करना, फिर से असाइन करना, फिर से अपडेट करना, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि ग्रुप्स में कोई बदलाव होना बंद ना हो जाए। ये एक तरह का सीखने का लूप है जिसमें एल्गोरिदम हर चक्कर में थोड़ा और स्मार्ट होता जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। के मीन्स तो बस शुरुआत है। ये तो समझ लीजिए पूरे आइसबर्ग का बस ऊपरी हिस्सा है। क्लस्टरिंग की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरह के टूल्स मौजूद हैं। मोटे तौर पे देखें तो क्लस्टरिंग के 3 मेन परिवार हैं। पहला है पार्टीशनिंग, जैसा कि हमने के मीन्स में देखा। ये डेटा को साफ सुथरे अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। ये तब बहुत काम आता है जब डेटा बहुत बड़ा हो और हमें पहले से पता हो कि लगभग कितने ग्रुप्स बनाने हैं। फिर आता है हायरार्किकल या पदानुक्रमित तरीका। ये एक पेड़ जैसी, एक फैमिली ट्री जैसी संरचना बनाता है जो दिखाता है कि कौन सा ग्रुप किससे कितना जुड़ा हुआ है। और तीसरा है डेंसिटी बेस्ड तरीका। ये उन जगहों को ढूंढता है जहां डेटा पॉइंट्स का घनत्व, मतलब जमावड़ा, बहुत ज्यादा है। ये अजीबोगरीब शेप वाले क्लस्टर्स खोजने और फालतू के डेटा को हटाने में माहिर है।
तो हर मेथड की अपनी खासियत है और सही टूल का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स और ज़्यादा एडवांस्ड और पावरफुल होते जा रहे हैं, ये अपने साथ कुछ बहुत ही ज़रूरी सवाल भी लेकर आ रहे हैं। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये क्लस्टरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को उजागर करती है, और वो है इंसानी समझ को इसमें शामिल करना। देखिए, ये एल्गोरिदम्स पैटर्न खोजने में तो जीनियस हैं, लेकिन ये अक्सर उस कॉन्टेक्स्ट को, उस संदर्भ को नहीं समझ पाते जो सिर्फ एक इंसान, एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। ये तो बता सकते हैं कि डेटा में क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्यों हो रहा है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एल्गोरिदम्स पैटर्न खोजने में बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं, तो फिर इंसानी महारत की, ह्यूमन एक्सपर्टीज की क्या भूमिका रह जाती है? और शायद जवाब यह है कि हमें ये याद रखना होगा कि ये एक टूल है, किसी इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं। असली मकसद तो इंसान और मशीन के बीच एक पार्टनरशिप बनाने का होना चाहिए, एक ऐसी साझेदारी जहां दोनों अपनी अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करें। और शायद यही वो पार्टनरशिप है जो हमें दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियों को सुलझाने में मदद करेगी।